नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आरएस प्रीलिम्स 2021 के सिलेबस में ज्योग्राफी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान है कि ज्योग्राफी के सिलेबस को 3 पोर्शन या 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक विश्व भूगोल का पार्ट, एक रहेगा भारत का भूगोल और एक पार्ट रहेगा राजस्थान का भूगोल। जैसे कि हम पुराने पेपर के एनालिसिस के आधार पर बात करें, प्रीलिम्स 2013, 2016 और 2018 में 150 जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आते हैं और ज्योग्राफी में भी अकेले राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मीनिंग ज्योग्राफी के क्वेश्चन में अकेली राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज 50 से और 60% तक होता है। यानी प्रीलिम्स एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट का वेटेज अधिक रखा गया है, क्योंकि ये हमारी स्टेट सर्विस है। तो सामान्यतः बाहर के स्टूडेंट को रोकने के लिए हमारी जो आरपीएससी है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि यहाँ की जो लोकल ज्योग्राफी है या यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री वाले पोर्शन को, जो लोकल पोर्शन है, उसको प्रीलिम्स एग्जाम में अधिक वेटेज दिया जाए। लेकिन मेंस एग्जाम में अगर हम देखें तो मेंस एग्जाम में ज्योग्राफी के तीनों ही पोर्शन का लगभग इक्वल वेटेज होता है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस में 2021 के एग्जाम में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। इस बार के एग्जाम में कुछ टॉपिक जो आपके 2018 के एग्जाम के तुलना में नए जुड़े हैं, या यूँ कहें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा अपने टॉपिक हैं, उनको भी आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों का मीनिंग है राजस्थान के जो फिजिकल डिविजन्स हैं, भौतिक प्रदेश हैं। भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये भौतिक प्रदेश, जिनको सामान्यतः रिलीफ फीचर अर्थात उचावच और एक दूसरा पार्ट होता है क्लाइमेट या जलवायु, इन दोनों बेसिस के ऊपर मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जिसमें से 3 पार्ट आपके उचावच के अकॉर्डिंग, जैसा कि लगभग आप सभी को ध्यान है, सबसे ऊंचे भौतिक प्रदेश पर्वत होते हैं, पर्वतों से नीचे पठार, और पठार से नीचे जो फर्टाइल लैंड अर्थात उपजाऊ भाग हैं, उनको मैदान कहा जाता है। तो पर्वत, पठार, मैदान, ये तीनों भौतिक प्रदेश राजस्थान में हैं। तो आपको ध्यान हो तो पर्वत के रूप में राजस्थान में अरावली है, पर्वत से नीचे जो पठारी भाग है इसके रूप में हाड़ौती का पठार, और पठार से नीचे राजस्थान का मैदानी भाग। तो ये जो 3 पोर्शन है ये है उचावच के बेस पर, और एक पार्ट जो मैदान के इक्वल होता है लेकिन वहाँ की जलवायु शुष्क होती है, उस वाले पार्ट को लिया जाता है डेजर्ट के रूप में। तो कम वर्षा वाला पार्ट, और वर्षा सामान्यतः किस में काउंट होती है, क्लाइमेट या जलवायु में। तो मरुस्थल को मुख्यतः जलवायु के आधार पर अलग डिवाइड किया गया है। बाकी जो ये 3 भाग हैं ये उचावच के बेस पे हैं। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन कितने हैं, तो जनरली आपको ध्यान है कि ये 4 हैं, और ये किस बेसिस पे डिवाइड हैं, तो रिलीफ फीचर अर्थात उचावच और क्लाइमेट यानी जलवायु के आधार पे। तो अपन इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति, इनकी स्थिति और इनके विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में दूसरा है जलवायु की विशेषताएं। जलवायु की विशेषताओं से सामान्यतः किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो जलवायु की विशेषताओं के अंदर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे जलवायु प्रभावित होती है। जैसा कि आप लोगों को सामान्यतः पता है, एक तो अपनी अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल या सी लेवल से ऊंचाई या हाइट, हमारे यहाँ धरातल का विस्तार कितना है और जलीय भाग का विस्तार कितना है, ये सब क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जलवायु की विशेषताएं बनती हैं। इसके बाद में जलवायु का वर्गीकरण अर्थात क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जलवायु वर्गीकरण में एक तो हमारे मौसम विभाग का वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्गीकरण, इसका अध्ययन करना होता है, और एक दूसरा व्यक्तिगत अर्थात जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है, जिसमें विश्व के कुछ प्रमुख भूगोलवेता या यूं कह सकते हैं विश्व के प्रमुख जलवायु भूगोलवेताओं के वर्गीकरण को हमने शामिल किया है। जिसमें प्रसिद्ध कोपेन का वर्गीकरण, दूसरा ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण,
तो ये 2-3 जलवायु वर्गीकरण है जो आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं। उसके बाद में क्लाइमेट या जलवायु के पार्ट में जो ऋतु वर्गीकरण है, अर्थात जो सीजन क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, जिसमें मुख्यतः ऋतुएं 4 भागों में डिवाइड की गई हैं। एक तो अधिक टेम्परेचर वाला पार्ट, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु में अर्थात समर सीजन के रूप में देखते हैं। उसके बाद में जब ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ती है, उसी के साथ हमारे यहाँ वर्षा स्टार्ट होती है, जिसे अपन रेनी सीजन या वर्षा ऋतु के रूप में। उसके बाद का पार्ट जो कि सामान्यतः अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर यानी मध्य दिसंबर तक का होता है, उस सुहावने मौसम को हम शरद ऋतु के रूप में, और बाद में मध्य दिसंबर से फरवरी मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड है वो मुख्यतः विंटर सीजन अर्थात शीत ऋतु के रूप में लिया जाता है। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऋतुएं सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं। तो उन 4 प्रकार के ऋतुओं के बारे में और उन ऋतुओं की जो संबंधित घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अपन या अपने को इसके अंदर अध्ययन करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं। तो राजस्थान की प्रमुख नदियां या यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें सामान्यतः आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो ड्रेनेज सिस्टम या जो अपवाह तंत्र है, इसका एक तो आपको पता होना चाहिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है और किस बेसिस पे डिवाइड है। तो सामान्यतः राजस्थान की नदियों को डिस्चार्ज पॉइंट अर्थात इनके संगम यानी नदी अंतिम रूप से कहाँ पे जाती है, उस आधार पे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें से एग्जाम में अरब सागरीय नदियों को पूछा जाता है, जो कि अरावली के दक्षिण और पश्चिम की ओर होती हैं। दूसरा पार्ट जो अरावली के पूर्व की ओर, जिसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी की नदी। और तीसरे प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल की ओर, जो सामान्यतः अंतः प्रवाही नदियों के रूप में, वे नदियां जो ना तो किसी सागर तक जा पाएं, ना किसी खाड़ी तक, ना किसी बड़ी नदी तक, यानी जो बहते बहते धरातल में अंतर्वर्ती हो जाती हैं, वह अंतः प्रवाह नदी तंत्र के रूप में। अंतः प्रवाही नदी, इसका मीनिंग नदियों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इन 3 पोर्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें राजस्थान की टोटल 15 नदी बेसिन होते हैं यानी मुख्य नदियां हैं। और उन मुख्य नदियों से कनेक्ट होने वाली जो सहायक नदियां, जो कि मुख्य नदियों के उप बेसिन माने जाते हैं, उनकी संख्या 58 है। तो इस टॉपिक में अपने को लगभग 15 प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों के रूप में लगभग 58 नदियों को अपने को कवर करना होता है। यह हालांकि जब टॉपिक पढ़ते हैं अपन तो ये आसानी से कवर हो जाते हैं, यानी मेनली अपने को 15 नदियों का ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पे, वहाँ से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान के अंदर जो लेक या झील हैं। तो झील वाले पार्ट को सामान्यतः पानी की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें जिनको सामान्यतः कहा जाता है कि ये टेथिस सागर के अवशेष हैं, या ये झील जहाँ बनी हुई होती हैं उनके नीचे विशेष प्रकार की चट्टानें होती हैं माइका सिस्ट, जो कि लवणीय प्रकार की होती हैं, जिस कारण इन झीलों में सैलिनिटी या लवणता बढ़ती है। ऐसा सामान्यतः अरावली के पश्चिमी भाग में होता है, जिसके कुछ बड़े एग्जाम्पल बाड़मेर की पचपदरा, जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पे सांबर, नागौर की ओर कई और प्रमुख झीलें हैं जैसे कुचामन, डेगाना, नावा, डीडवाना। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों का विस्तार नागौर की ओर है। उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो झील हैं, जिन्हें मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील या इनको फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की झील भी कहा जाता है, और ये मुख्यतः वर्षा जल पे या नदियों के जल पे डिपेंड करती हैं। अब प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो या तो एग्जामिनर आपको एक नेचर की 3 झील देगा, जैसे ब्राइन वाटर या खारे पानी की 3 झील, और एक उनके साथ देगा आपको मीठे पानी की झील। तो असुमेलित आपको निकालना होगा, यानी जो उन 3 कैटेगरी से थोड़ा बाहर है वो आपका आंसर होगा। तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरे हो सकते हैं कि आपको झीलों के नाम दिए जाएं, लेक्स के नाम दिए जाएं और इनके सामने डिस्ट्रिक्ट दिए जाएं, इनकी लोकेशन जिन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपसे सुमेलित करवाए जाएं या एक दूसरे से मैच करवाए जाएं, यानी कौन सी झील किस जिले के अंदर है। या फिर तीसरे प्रकार के क्वेश्चन
झीलों से संबंधित या झीलों के अंदर जो विशेषताएं हैं वो विशेषता आपको क्वेश्चन में दी जाए और पूछा जाए ये विशेषता किस झील की है, तो सामान्यतः यहाँ 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं। सिंचाई परियोजनाओं में एक तो पहले देखेंगे अपन सिंचाई के जो माध्यम या साधन है वो क्या क्या हैं। तो सामान्य तौर पे आपको ध्यान है सिंचाई के माध्यम या साधनों में एक तो हमारे ट्यूबवेल अर्थात नलकूपों को अपनाया जाता है सर्वाधिक, नलकूप के बाद में नहरों को, नहरों के बाद में जो अन्य साधन हैं कुएं एवं तालाब। तो सिंचाई के जो माध्यम या साधन हैं एक तो आपको ये देखना है कि इनका कितना योगदान है। सर्वाधिक योगदान सामान्यतः नलकूप, उसके बाद में नहर, उसके बाद कुएं एवं तालाब का होता है। तो इनका कितना क्या योगदान है, किस साधन का किस क्षेत्र में अधिक योगदान है, ये लगभग नॉलेज आपको हो। इसके बाद में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वो जो वर्गीकरण है उसमें सिंचाई परियोजना कितने क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध करवाती है, यानी कितने एरिया को कवर करती है, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होती हैं आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं, एक होती हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, एक होती हैं वृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसमें सामान्यतः बीच वाली सिंचाई परियोजना है 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक का जो एरिया कवर करती है उसको कहा जाता है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसका मीनिंग 2000 हेक्टेयर से कम वाली लघु सिंचाई परियोजना और 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक वाली वृहद सिंचाई परियोजनाओं के रूप में। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सिंचाई परियोजनाओं का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है। तो सामान्यतः उनके द्वारा जो इरिगेशन कैचमेंट एरिया है उसके द्वारा ये वर्गीकरण किया जाता है और इसमें राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सिंचाई परियोजनाओं के नाम दिए जाते हैं और उनसे कनेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पूछा जाता है, यानी उनका नॉलेज आपको होना चाहिए कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र या किस जिले से जुड़ी हुई है और वो किस नदी के ऊपर संचालित है। इसके बाद में हम देखेंगे जल संरक्षण की तकनीक, यानी वाटर वाले जो पार्ट हैं आपके सिलेबस में मुख्यतः 4 हैं, जिसमें पहले नदी या अपुआ तंत्र वाला पार्ट, फिर उन्हीं पे डिपेंड वाला पार्ट राजस्थान की झील, और नदी और झीलों पे डिपेंड है आपका सिंचाई परियोजना वाला पार्ट, और उसके बाद में तीनों पोर्शन कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे जल संरक्षण की। तो सामान्यतः जल संरक्षण क्या है और जल संरक्षण की जो तकनीक है वो क्या होती हैं। तो सामान्य तौर पे आप सबको ध्यान है कि जल संरक्षण का मीनिंग क्या है। यदि व्यर्थ बहते हुए पानी को रोक लें और उपयोग में लिए जाने वाले पानी का उपयोग अगर हम सीमित करें, यानी उतना ही करें जितनी हमारी आवश्यकता पूरी हो, तो यह अपने आप में जल संरक्षण है। जल संरक्षण के एक तकनीक या एक उपाय थे जो पहले से अपनाए जा रहे हैं पुराने राजा महाराजाओं के द्वारा या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा। जैसे हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो वहाँ नाड़ी बनाई जाती है, टांका बनाया जाता है, टोबा बनाया जाता है, झालरे बनाए जाते हैं, खड़ी झीलों में पानी को संरक्षित किया जाता है। तो इसमें एक तो आपकी परंपरागत तकनीक यानी जो पहले से ही अपनाई जा रही हैं, और एक कुछ आधुनिक तकनीक जो जल संरक्षण के नवीनतम प्रयास हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को मुख्यतः जल संरक्षण की तकनीक के रूप में जो परंपरागत तकनीक है उसको, और एक दूसरा पार्ट है आधुनिक तकनीक, इस वाले पार्ट को आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कवर करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। इसमें राजस्थान में मुख्यतः राजस्थान की जो वन संपदा है उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही जो लेटेस्ट आपकी फॉरेस्ट सेंसस अर्थात जो वन गणना है उसके डेटा को कवर करेंगे। वनस्पति के संरक्षण के लिए चलाए गए जो कार्यक्रम हैं अर्थात वन संरक्षण या वनस्पति संबंधी जो कार्यक्रम है, वनों को बढ़ाने से संबंधित जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को कवर करेंगे। वन संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों से संबंधित कुछ प्रमुख अवार्ड या पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों की भी अपन इसी टॉपिक में चर्चा करते हैं। और एक इनसे संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम और दिवस हैं जिनके बारे में आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। वन, वन्य जीव, इनके एक्ट कौन से हैं और इनसे रिलेवेंट
इम्पोर्टेंट जो डे हैं या दिवस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे सामान्य तौर पे 5 जून को हमारे यहाँ एक काफ़ी बड़ा दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। तो ये सामान्यतः अपने इन्वायरमेंट से संबंधित या कहीं ना कहीं हमारी वनस्पति या हमारे जो चारों ओर का बायोडाइवर्सिटी पार्ट है उनसे इनका संबंध होता है। तो इनके बारे में भी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आजकल आपको ध्यान है हर एक दिवस का, हर साल का अपना एक नया थीम होता है, उस थीम को आपको कवर करना है। उसके बाद में टॉपिक रहेगा मृदा। अगर आरएस प्रीलिम्स 2018 के सिलेबस में देखें तो उस सिलेबस में एक टॉपिक लिखा रहता था राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। हालांकि ये टॉपिक उस समय भी था, लेकिन उस समय ये हाइड था, सामने नहीं था, तो कई बार ये कवर कर लिया जाता और कई बार छोड़ देते। लेकिन इस बार इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की मृदा को भी आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो एक तो इसका मीनिंग क्या है मृदा का, और उसके साथ इसके जो प्रमुख प्रकार में एक तो सामान्य प्रकार जो राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा विभाजित हैं उनका अध्ययन करेंगे, और एक यूएसए की एक संस्थान है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके द्वारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है सॉइल्स का, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। उन वैज्ञानिक वर्गीकरण की कुछ मिट्टियां राजस्थान में भी पाई जाती हैं जिनके जनरली अपने को नॉलेज होना चाहिए, जिनके वितरण का अपने को पता होना चाहिए, और वो मिट्टी किस क्लाइमेट में पाई जाती हैं इसका अपने को पता हो, क्योंकि सामान्यतः इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें मिट्टी के प्रकार जिनको एक अपन सामान्य आधार पे पढ़ेंगे यानी राजस्थान के लेवल पे, और एक दूसरा इनका जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होगा अर्थात जो वैज्ञानिक प्रकार या जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसका अध्ययन करना। साथ में मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख समस्याएं, जैसे कि मिट्टी के अंदर सैलिनिटी की समस्या होती है, लवणीयता की समस्या, मिट्टी में नमी या दलदलीपन बढ़ जाता है तो उसको वाटर लॉगिंग या सेम की समस्या। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं मृदाओं से जुड़ी हुई एवं उनके क्या समाधान हो सकते हैं उनको हम साथ में कवर करेंगे। इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। जैव विविधता का मीनिंग है वनस्पति और वन्य जीव, उनके संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो आपको ध्यान है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 2 प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। एक तो उन वन्य जीवों को उन्हीं के नेचुरल साइट पे संरक्षित किया जाता है, यानी इनके संरक्षण के प्रयासों में उनके प्राकृतिक आवास में अगर उनको संरक्षित किया गया है तो सवाई स्थानीय संरक्षण अर्थात इन सिटू। दूसरा होता है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण या बहिस्थानीय संरक्षण, जिसको हम देखते हैं एक्स सिटू के रूप में। वैसे नाम से ही पता लग जाता है, सवाई स्थानीय संरक्षण का मीनिंग है जीव को उसी एरिया में संरक्षित किया जाए जहां वो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर साइट, जो जैवमंडल पार्क हैं अर्थात बायोस्फीयर पार्क हैं, उनके अंदर कंजर्वेशन रिजर्व हैं, टाइगर प्रोजेक्ट हैं। ये जितने भी नाम मैंने अभी बोले हैं ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं जहां वन्य जीव ऑलरेडी पहले से रहते हैं, यानी ये उनके नेचुरल साइट है, प्राकृतिक आवास है। अगर प्राकृतिक आवासों का विनाश हो जाता है या वो कम हो जाते हैं तो वन्य जीवों को फिर उनके नेचुरल साइट से निकाल के पर बाहर संरक्षित करते हैं। जैसे कि वन अभ्यारण्यों से निकाल के जंतुआलयों में ले जाते हैं, तो जंतुआलय में लेके जाना यानी बहिस्थानीय संरक्षण। जैसे जलीय जीव हैं वो किसी सागर में, नदी में और तालाब में अगर हैं तो इसका मीनिंग वो इन सिटू हैं। लेकिन जब सागरीय भाग, नदी का पार्ट या तालाब का पार्ट या झील का पार्ट अगर प्रदूषित हो जाता है तो उन जलीय जीवों को संरक्षित करने के लिए अपन किसी बड़े से कांच के बाउल में उन जीवों को धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दें, तो वो जो एक्वेरियम बनाया गया है, कांच का बाउल जो बनाया गया है, वो अपने आप में बहिस्थानीय संरक्षण के रूप में होता है। तो यहाँ इस टॉपिक को अपन 2 लेवल पे कवर करेंगे, एक तो सवाई संरक्षण के रूप में और एक बहिस्थानीय संरक्षण के रूप में, यानी आपकी अप्रोच यहाँ इन दोनों पॉइंट्स तक होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा खनिज, जो आरएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम
दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इन्होंने इंडिकेट किया है इसमें आपको धात्विक और अधात्विक खनिजों का नॉलेज आपको हो, इनके वितरण का और इनके जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। धात्विक खनिजों की वापस से दो कैटेगरी होती हैं, एक जिसमें आयरन या फेरस की मात्रा पाई जाती है वो लोहा धातु अर्थात आयरन मेटल, और एक दूसरे धातु जिसमें सामान्यतः फेरस या जो लोहा है उसके अंश नहीं पाए जाते, तो उसको नाम दिया जाता है नॉन आयरन अर्थात अलोह धातु। तो धातु की कैटेगरी में आपको दोनों को ही कवर करना है, आयरन मेटल को और नॉन आयरन मेटल को। दूसरा पार्ट है आपका अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों के अंदर सामान्यतः राजस्थान के जो प्रमुख खनिज हैं, एक तो जिप्सम, एक अभ्रक, इसके साथ कुछ ऐसी मिट्टी जिनको जिनको खनिज का दर्जा प्राप्त होता है, खनिज का दर्जा प्राप्त होता है लेकिन उनके पार्टिकल काफ़ी बारीक होते हैं, इस कारण उनको क्ले मिनरल्स कहते हैं। जैसे मुल्तानी मिट्टी जिसको ब्लीचिंग क्ले, एक चीनी मिट्टी जिसको चाइना क्ले, एक बीकानेर क्ले। तो इस प्रकार की कई ऐसी क्ले हैं जिनको खनिजों का दर्जा प्राप्त है, और ये जो क्ले वाले मिनरल्स हैं इनको नॉन मेटालिक अर्थात अधात्विक में अपने को कवर करना होता है। इसके साथ राजस्थान के कुछ प्रमुख स्टोन अर्थात जो पत्थर वाले खनिज, और इन्हीं के साथ हम कवर करते हैं ऊर्जा खनिज को। ऊर्जा खनिज जो कि राजस्थान में मुख्यतः अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो इस टॉपिक में अपने को इन खनिजों की नॉलेज, इनके भंडारण की नॉलेज और इनके उत्पादन क्षेत्र, इनका अपने को पता होना चाहिए। हालांकि प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिनरल्स और उनका जो प्रोडक्शन एरिया है, यानी खनिज कहाँ से उत्पादित होता है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट चर्चा अपनी रहेगी प्रमुख फसलें। ये अपने पुराने सिलेबस के अंदर कृषि के नाम से था, ये टॉपिक एग्रीकल्चर या कृषि के नाम से था, जिसमें इंडिकेट किया हुआ था एक तो रबी और एक किया गया था खरीफ के प्रमुख फसलें। यानी उस पुराने सिलेबस में फसलों को इंडिकेट नहीं किया था कि आपको क्या पढ़ना है। तो सामान्यतः रबी की अपने को सारी फसलें और खरीफ की अपनी सारी फसलों की नॉलेज जनरली अपने को ज़रूरी थी, लेकिन इस बार सिलेबस में ये अच्छा किया गया कि इन्होंने खरीफ में कौन सी फसलें आपके एग्ज़ाम में या आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं और रबी में कौन सी फसलें हैं। तो हम देखें दिए गए सिलेबस में एक तो गेहूँ और एक जौ, ये सामान्यतः आपके रबी की फसलों से संबंधित हैं और दोनों प्रमुख अनाज फसलें भी हैं। तो रबी के अंदर इस बार के सिलेबस में गेहूं को और दूसरा पार्ट है जौ, जिसको आपको कवर करना है। एक पार्ट रहेगा आपका खरीफ वाला। खरीफ वाले में मुख्यतः मक्का, ये भी एक अनाज फसल है, बाजरा, ये भी अनाज फसल है, जबकि दो नकदी फसलें हैं, एक तो कपास और एक रहेगा आपका गन्ना। अभी जो मैंने एक शब्द बोला है नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, तो वे फसलें जिनकी इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, और सूती वस्त्र उद्योग का बेस या आधार क्या है, कॉटन या कपास। और सूती वस्त्र उद्योग के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरी बड़ी एक्टिविटीज़ मानी जाती है चीनी उद्योग। यानी कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा बड़ा उद्योग चीनी उद्योग, और उसका बेस किसको माना जाता है, गन्ने को। तो आपके सिलेबस में दो तो व्यापारिक फसलें हैं, किस समय की, खरीफ वाली, और बाकी जो चार फसलें ये आपके अनाज फसलें। तो इस बार के सिलेबस में केवल आपको अनाज और व्यापारिक या नकदी फसलों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रमुख उद्योग। तो राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग यानी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, और इन इंडस्ट्रीज को सामान्यतः विनिर्माण के आधार पे, विनिर्माण का मीनिंग है इनका जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल है उसके आधार पे इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हालांकि इसका कोई बेस नहीं है कि इनको इतने ही भागों में डिवाइड किया जाए, लेकिन अपन अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे। विनिर्माण में एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थात कृषि आधारित उद्योग, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा चीनी उद्योग, वूल या ऊन उद्योग, बायोडीजल इंडस्ट्रीज, उसके अलावा ओलिव या ओलिव रिफाइनरी वाला पार्ट। तो सामान्य वन और वनस्पति या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपन इस वाले पोर्शन में कवर करेंगे, कृषि आधारित उद्योगों में। उसके अलावा सर्वाधिक जो इंडस्ट्रीज है कच्चे माल के ऊपर खनिजों पर आधारित होती है, तो नेक्स्ट जो कवर करना होता है वो खनिज आधारित उद्योग। हालांकि खनिज आधारित उद्योग है वो अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटलमेंट है उसमें लगभग 60% इंडस्ट्रीज हैं वो कच्चे माल पर, मुख्यतः खनिजों पर आधारित हैं। तो कई बार एग्जाम में काफ़ी सीधा क्वेश्चन, यानी आपके सिलेबस से सीधा क्वेश्चन उठाया जाता है, सामान्यतः किस प्रकार के उद्योग सर्वाधिक होते हैं, रासायनिक उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं तो सामान्यतः खनिज आधारित उद्योग सर्वाधिक माने जाते हैं। इसके अलावा आजकल एग्जाम में इस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंजीनियरिंग उद्योग से। तो इंजीनियरिंग उद्योग में कौन कौन से इंडस्ट्रीज को, यानी जो टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं जो वर्तमान में तेज़ी से विकसित हो रही हैं, इनको सामान्यतः अपन सनराइज इंडस्ट्रीज में भी रख सकते हैं। सनराइज यानी जो उभरते हुए तकनीक के आधार पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप में सनराइज इंडस्ट्रीज में हैं। उसके अलावा उर्वरक उद्योग और रासायनिक उद्योग, तो अपने जनरली जो फर्टिलाइजर और जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसको भी अपने को कवर करना होता है। और एक वन उत्पाद पर, यानी सामान्यतः अपना जो वनस्पति है, वन है, उस पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान है जनरली अपना जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज है वो वन उत्पादों के ऊपर आधारित है। उसके बाद में इस टॉपिक में एक पोर्शन औद्योगिक विकास वाला पार्ट भी अपने को कवर करना होता है। औद्योगिक विकास वाले पोर्शन में सामान्यतः आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास के लिए नवीनतम जो नीति है, अर्थात नवीनतम औद्योगिक नीति, निवेश नीति कब जारी की गई, उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। उसके अलावा जो सेज एरिया हैं, इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए, कौन कौन से हैं, ये किसके द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है। इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए या उसके ग्रो के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जैसे RFC, राजस्थान जो वित्त निगम है, रासिको, रिको और रूडा, इन संस्थाओं का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली से और मुंबई तक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, DMIC कॉरिडोर। उस DMIC कॉरिडोर है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो औद्योगिक विकास योजनाओं से संबंधित हैं या उद्योगों के विकास से संबंधित हैं। उन औद्योगिक विकास योजनाओं का आपको अध्ययन करना होता है। तो ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है, औद्योगिक विकास वाला, जो आपके इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर भी सामान्यतः कवर होता है और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी। तो ये वाला जो पोर्शन है इंडस्ट्रीज वाला, उद्योग वाला, उसमें एक तो अपने को विनिर्माण के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को कवर करना है और एक दूसरा औद्योगिक विकास के जो प्रयास हैं उन औद्योगिक विकास के प्रयासों को कवर करना है। उसके बाद में हम देखते हैं सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या। तो जनसंख्या में एक तो आपको टोटल पॉपुलेशन अर्थात कुल जनसंख्या के बारे में पता हो, और ये जनसंख्या के डेटा अभी तक 2011 वाले ही हैं। अपने 2021 वाले जो डेटा हैं उसके लिए लगभग अपने को साल भर का इंतजार करना होगा, और आपका RS प्रीलिम्स एग्जाम है साल भर से पहले हो जाएगा। इसका मीनिंग आपके लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो 2011 वाले जो डेटा है, अभी उन्हीं डेटा को आपको पढ़ना है वापस। उसके बाद दूसरा पोर्शन इसमें पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अर्थात वृद्धि दर। वृद्धि दर का मीनिंग है जिस एरिया में आप रहते हैं, हो सकता है वो कोई राज्य हो, एक देश हो या पूरी दुनिया हो, एक निश्चित क्षेत्र जिसमें 10 साल के अंदर यानी एक निश्चित समय में, जनगणना कितने समय में होती है, 10 साल में, तो एक निश्चित समय में प्रति 100 व्यक्तियों पर कितनी ग्रोथ है उसको कहा जाता है ग्रोथ रेट। तो वो ग्रोथ रेट 2011 की जनसंख्या में कितनी रही, एक एवरेज ग्रोथ रेट कितनी रही, सर्वाधिक कौन से जिलों में और सबसे कम कौन से जिलों में रही, तो उस ग्रोथ को अपने को देखना है। उसके बाद में डेंसिटी या घनत्व है। घनत्व वाला टॉपिक सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो जनसंख्या है उस एरिया का जनसंख्या घनत्व है। जैसे राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्रों में है। तो उन डिस्ट्रिक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है साक्षरता। तो साक्षरता का मीनिंग है कि 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनको छोड़ दिया जाए और उसके बाद में यानी 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान हो तो वह अपने आप में साक्षरता है। तो साक्षरता की जब काउंटिंग की जाती है तो अपनी 15% के आसपास जनसंख्या को छोड़ा जाता है। कौन सी को? जो कि शिशु हैं। इसका मीनिंग शिशु के अलावा 6 वर्ष से अधिक वाली जनसंख्या है केवल उसी को लिया जाता है जो लगभग 85% है। तो 85% लोगों को हम 100% मान के और उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी साक्षरता की दर या साक्षरता का परसेंटेज है वो जारी किया जाता है। तो जैसा कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं, सबसे कम साक्षर जिले कौन से हैं, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, तो इसके अकॉर्डिंग इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा खोल के पढ़ा जाता है। तो फैक्चुअल में साक्षरता वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको पूरा कवर करना होता है। उसके बाद में लिंगानुपात। लिंगानुपात अर्थात लिंगों का अनुपात। लिंगों का अनुपात किस तरीके से, जैसे अगर 1000 मेल हैं, पुरुष हैं, तो उनके ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगों का अनुपात। और पुरुषों की संख्या को बेस में क्यों लिया गया है, क्योंकि सामान्यतः हम अपने देश में देखते हैं, चाहे हमारा राज्य हो, कि हर एक जिले में पुरुषों की संख्या अधिक है और उनके ऊपर महिलाओं की संख्या कम है। तो सामान्यतः जो अधिक है उसको हमने एक बेस मान लिया और वो बेस कितना होता है 1000। अब उस पर महिलाओं की संख्या जो बोली जाती है उसको हम सामान्यतः लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात में एक सामान्य लिंगानुपात जो 6 वर्ष से अधिक के व्यक्ति और महिलाओं के बीच होता है, और एक 6 वर्ष से कम वाले अर्थात 0 से 6 वर्ष तक के जिसको हम कहते हैं शिशु लिंगानुपात। तो आपको लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों का अध्ययन करना होता है। दोनों से एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आते हैं। पहले तो सामान्यतः सामान्य लिंगानुपात से अधिक पूछे जाते थे, लेकिन आजकल शिशु लिंगानुपात को भी टारगेट किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रमुख जनजातियां, अर्थात राजस्थान के अंदर जो ट्राइब्स हैं जो कि राजस्थान के सदर्न पार्ट में अधिक है, उदयपुर संभाग की ओर अधिक है। तो प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, उन जनजातियों का जो वितरण क्षेत्र है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट में ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है, जिसमें ऊर्जा संसाधन का एक तो परंपरागत का मीनिंग है ऊर्जा के वो साधन जिनसे पुराने समय से एनर्जी जनरेट की जा रही है, जो सामान्यतः अधिक प्रदूषक कारक ऊर्जा भी मानी जाती है, अर्थात अपने इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद ऊर्जा ये नहीं मानी जाती। जिसमें एक तो हम मानते हैं तापीय ऊर्जा को। तापीय ऊर्जा का जो बेस या जो आधार है उसमें एक तो लिया जाता है कोयला, एक लिया जाता है पेट्रोलियम और एक लिया जाता है इसमें प्राकृतिक गैस। इसका मीनिंग इन तीनों साधनों से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो अपने आप में थर्मल या तापीय ऊर्जा। और एक ऊर्जा की जो दूसरी कैटेगरी है तापीय ऊर्जा के अलावा परंपरागत ऊर्जा में हाइड्रो एनर्जी, जिसको हम कहते हैं जलीय ऊर्जा। इनके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक के ऊपर जो सामान्यतः इन्वायरमेंट के या इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो एनर्जी हैं उनको कहा जाता है अपने गैर परंपरागत, यानी जो पुराने वाली एनर्जी हैं उनसे हटकर नई जो तकनीक हैं उन पर आधारित ऊर्जाएं, जिसमें सामान्यतः सौर ऊर्जा, जिसकी गैर परंपरागत ऊर्जाओं में सर्वाधिक संभावना है। उसके बाद में विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस जिसका आधार सामान्यतः किसको माना जाता है, पशु अपशिष्ट को अर्थात गोबर को। एक होता है बायोमास, बायोमास जिसका आधार सामान्यतः वनस्पति या कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स अर्थात कुछ कृषि फसलें होती हैं जिनसे बायोमास बनाई जाती है। और इसके अलावा भी कई ऐसी ऊर्जाएं हैं जैसे भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा,
जिनको अपन गैर परंपरागत ऊर्जाएं, गैर परंपरागत यानी ये वो ऊर्जा नहीं है जो पुराने समय से उत्पादित हो रही हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी से उत्पादित हो रही हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हैं और मुख्यतः नवीनतम ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आने वाले निकट भविष्य में सामान्यतः समाप्त नहीं होनी, तो उनको अपन रखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जाओं के अंदर। हालांकि एक दूसरा ऊर्जा का वर्गीकरण और होता है, अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय, यानी नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी, वो आपका एक अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो परंपरागत ऊर्जाओं को पढ़ के जाना है, जिसमें ऊर्जा के प्रमुख स्टेशन और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सर्वाधिक किसकी है, उनको अपने को कवर करना होता है। वर्तमान में राजस्थान में जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कितना है। लेटेस्ट वाली एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जिनके सामान्यतः प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक है, क्योंकि दोनों ही जो पॉलिसी हैं आपकी सोलर एनर्जी पॉलिसी और विंड एनर्जी एंड हाइब्रिड पॉलिसी, इन दोनों को चेंज कर दिया गया है। जो पुराने वाली पॉलिसीज़ थी उन दोनों को चेंज करके नए रूप में दिया गया है, तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस पोर्शन को आपको कवर करना है। और ऊर्जा वाले टॉपिक के बाद में लास्ट टॉपिक आपके दिया गया है सिलेबस में पर्यटन स्थल और परिपथ। पर्यटन स्थल का मीनिंग है कि जो आपके टूरिज्म साइट हैं उसमें किस किस प्रकार की टूरिज्म साइट होती हैं। तो एक तो आपको ध्यान है कि ऐतिहासिक स्थल जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, एक होते हैं सांस्कृतिक स्थल जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल जैसे कोई दुर्ग बना है, कोई किला बना हुआ है, कोई छतरी बनी हुई है जो सामान्यतः टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। सांस्कृतिक या कल्चरल जो साइट हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के मेले, महोत्सव या इस प्रकार के फेस्टिवल आयोजित करवाए जाते हैं जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की ओर टूरिज्म की संभावनाएं कम थी, तो वहाँ कुछ इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा के टूरिज्म को अट्रैक्ट किया गया। जैसे बीकानेर की ओर कैमल फेस्टिवल, अपने जैसलमेर की ओर मरु महोत्सव, मरु फेस्टिवल, बाड़मेर की ओर अपने बैलून फेस्टिवल या फिर थार फेस्टिवल, जयपुर के अंदर अपने एलिफेंट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल। तो इस प्रकार के कुछ विशेष महोत्सव जो हमारी कल्चर को दर्शाते हों और उस कल्चर से अट्रैक्ट होकर पर्यटक यहाँ आता हो, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। और एक इसमें भौगोलिक स्थल है जिसमें राजस्थान की कुछ प्रमुख झील जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं, राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध वाटरफॉल या जलप्रपात जहां टूरिज्म या पर्यटक अधिक जाता है, राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क, राजस्थान के कुछ सेंचुरी या अभ्यारण्य जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ज्योग्राफिकल साइट्स हैं जो टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पर्यटन स्थलों के रूप में अपन इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, एक तो ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल और एक भौगोलिक स्थल। उसके बाद में टूरिज्म वाले टॉपिक में दूसरा पार्ट रहता है पर्यटन परिपथ। पर्यटन परिपथ का मीनिंग है कुछ ऐसे पॉइंट जिनको जोड़ के एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डिफाइन किया गया है। जैसे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को जोड़कर उनको मरु सर्किट बोला गया है। राजस्थान के पूर्वी जिले और उसके साथ राज्य के बाहर के कुछ स्थान जहां टूरिज्म अधिक रहता है, जैसे जयपुर, आगरा और दिल्ली के बीच, जिसको सामान्यतः टूरिज्म में गोल्डन ट्रायंगल सर्किट बोला गया है, यानी स्वर्णिम त्रिकोण के रूप में उसको डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से अपने को पर्यटन जो सर्किट हैं उसमें एक तो राजस्थान के सामान्य सर्किट या परिपथ उनका पता होना चाहिए। एक राजस्थान के जो पुरातात्विक सर्किट हैं, पुरातात्विक सर्किट हैं वो राजस्थान के संभाग स्तर पे हैं। और राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7। तो 7 पुरातात्विक सर्किट और कुछ स्पिरिचुअल सर्किट अर्थात जो आध्यात्मिक आधार पे स्थापित किए गए हैं। जैसे भगवान बुद्ध के जो स्थल हैं उनको बुद्धा सर्किट के रूप में, भगवान कृष्ण से संबंधित है वो कृष्ण सर्किट के रूप में, या कृष्णा सर्किट, जो हनुमान जी से संबंधित हैं उनको बालाजी सर्किट,
तो कुछ अपने आध्यात्मिक सर्किट है राजस्थान में जिनको डेवलप किया जा रहा है, तो उन सर्किट या उन परिपथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और टूरिज्म से संबंधित जो लेटेस्ट स्कीम या जो योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं, लेटेस्ट आपकी जो टूरिज्म पॉलिसी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन सब टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने को राजस्थान ज्योग्राफी को कवर करना है, या आपको अपनी अप्रोच इन टॉपिक के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको बनानी है, तो उसके लिए अपन ने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है। अब अपने इस क्लास को अपन विराम देना चाहेंगे। थैंक यू।